तो हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल किसे कहते हैं। इसमें बताया गया है कि छात्र का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने और पाठ में ध्यान लगाए रखने के लिए शिक्षक द्वारा जो अपने बाह्य व्यवहार में जो लाए गए परिवर्तन होते हैं उसी को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। छात्र का ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने और पाठ में ध्यान लगाए रखने के लिए शिक्षक द्वारा अपने बाह्य व्यवहार में जो परिवर्तन लाए गए जो परिवर्तन होता है उसी को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अब जैसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल में जैसे ये है कि आपको यहाँ आ गए तो एक जगह रोबोट की तरह खड़ा नहीं होना है, ठीक है। रोबोट की तरह खड़ा नहीं होना है। यहाँ आ गए तो थोड़ा सा आप हिलिए डुलिए, यानी अपने शरीर का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा करिए आप, ठीक है। अब जैसे एक जगह आप खड़े हो जाएंगे 35 मिनट 40 मिनट खड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे वो अच्छा नहीं लगेगा। जो छात्र होंगे वो ऊब जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा आप अपने शरीर का मूवमेंट करेंगे, ठीक है। इसके घटक देख लेते हैं। घटक में आपको पता चल जाएगा कौशल के घटक। कौशल के घटक, कौशल के घटक, कंपोनेंट ऑफ स्किल, कंपोनेंट ऑफ स्किल। कौशल के घटक क्या होते हैं? देखिए, इसके कुछ घटक हैं। हमने बताया था कि जो घटक होते हैं छात्र को स्वयं करना होता है। जो छात्र शिक्षक हैं वो उनको स्वयं करना होता है। जैसे एक छात्र शिक्षक अगर वो टीचिंग करता है तो दूसरा जो है जो कौशल के घटक हैं उसकी रेटिंग स्केल करता है कि इनका जो है उन चीज़ों का प्रयोग किया गया कि नहीं। इसमें आप सीधा देख लीजिए कौशल के घटक। कौशल के घटक में पहला घटक है शरीर का संचालन। शरीर का संचालन, ठीक है। शरीर का संचालन में यहाँ ये है कि जैसे आप यहाँ टीचिंग करने के लिए आए हैं तो शरीर का संचालन आपका होना ज़रूरी है। आप जैसे आ गए, अब एक जगह खड़े हो गए, एक जगह खड़े होकर के बोल रहे हैं तो उतना वो जो टीचिंग होगा वह प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए शरीर का संचालन थोड़ा सा पढ़ाते समय या क्वेश्चन पूछते समय थोड़ा सा अपने जगह से हिल डुल लीजिए, ठीक है। यानी कि मूवमेंट कर लीजिए अपने शरीर का संचालन। जैसे एक आध दो कदम आप चल लीजिए, ठीक है। फिर आप चल के अपने, अब ये थोड़ा है कि चलने का मतलब आप एकदम दौड़ना शुरू कर दिए इधर से उधर इधर से उधर, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वॉक करिए, हाथ का इशारा है और शरीर थोड़ा सा पैर में है, पैर से आप थोड़ा सा कदम बढ़ा के चल लीजिए। जैसे यहाँ से है कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो एक आध दो कदम आप चल लीजिए। चलने का मतलब ये आप बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाएंगे, ठीक है।
मतलब आराम से आपको चलना, यानी कि शरीर का संचालन आपका होना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं वो आपको देखें, यानी कि आप जैसे रोबोट जैसे ना लगे, यानी कि शरीर का संचालन आपका होना जरूरी है। दूसरा घटक है उचित भाव मुद्रा का प्रयोग। दूसरा है उचित भाव मुद्रा का प्रयोग। भाव मुद्रा का प्रयोग, उचित भाव मुद्रा का प्रयोग। देखिए दूसरा घटक है उचित भाव मुद्रा का प्रयोग। यहाँ पे है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ शरीर का संचालन ही नहीं होना जरूरी, यहाँ चेहरे का हाव भाव भी आप बनाइए। ठीक है, चेहरा आपका जो है थोड़ा सा लगे कि हाँ प्रसन्नचित्त मुद्रा में है, पढ़ाने के मूड में है। चेहरा आप अपना रोआंसू मत बना लीजिए कि बच्चों को देख करके कि हम जो है पढ़ाने आए, पता चले खुद ही बोलने के सिवा जो है रोआंसू चेहरा बना लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उचित भाव मुद्रा का प्रयोग। ठीक है, उचित भाव मुद्रा में यह है जैसे आप पढ़ाते समय अगर कहीं हंसी वाली बात आ जाए तो आप वहाँ मुस्कुराइए, ठीक है, हंसिए, या कहीं डरावनी वाली बात आ जाए तो अपने चेहरे का भाव थोड़ा सा बनाइए। जैसे ये है कि डराने वाली बात है कि आप डरावनी वाली, जैसे पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि आप कहेंगे कि हम जा रहे थे ऐसे ऐसे जगह, एकाएक जो है वो शेर निकल आया, हम तो भैया डर गए। ठीक है, हम तो डर गए, तो क्या है, डरावनी वाली बात है, हंसी वाली बात है, पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा टॉपिक आ गया आप पढ़ा दिए। तो यहाँ पे अपने चेहरे का हाव भाव भी बनाइए, जहाँ हंसने वाली बात है हंसाइए, डरने वाली बात है इस तरीके से बताइए कि बच्चे भी सहमे थोड़ा सा, हाँ कि ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे उचित भाव मुद्रा का प्रयोग, यानी कि अपने चेहरे की लाइन भी थोड़ा सा जहाँ जैसा हो, चेहरे का भाव जो है वो आप प्रकट करिए। ठीक, तीसरा है स्वर में आरोह अवरोह। स्वर में आरोह अवरोह, आरोह अवरोह। देखिए दो शब्द है, आरोह अवरोह। मतलब ये है कि जो यहाँ स्वर में आरोह अवरोह है, यहाँ उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। पढ़ाते समय शब्दों में उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। जैसे कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते आप धीरे से नीचे से सिरे से चढ़ाइए, चढ़ते चले जाइए, उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे उतारिए। जैसे आप आरोह अवरोह में क्या कि जैसे हम हिमालय पर्वत पे जा रहे थे या वैष्णो देवी मंदिर पे जा रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते, मतलब ये आरोह अवरोह, चढ़ते बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, उसके बाद धीरे धीरे फिर आ गए। ठीक है, तो क्या है, शब्दों में आपका उतार चढ़ाव होना चाहिए, यानी कि अवरोह और अवरोह का प्रयोग जो है आपको करना है। और एक ही अगर आप चढ़ाते ही रहेंगे, उतारेंगे नहीं, तब भी बच्चे जो है समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्वर में आरोह और अनेक उतार और चढ़ाव होना चाहिए। जहाँ जैसी स्थिति आती है एक्सप्लेन करते समय आप अवरोह और अनेक उतार और चढ़ाव का प्रयोग करेंगे। अगला है भाव केंद्रित करने के लिए प्रेरणा। अगला है भाव केंद्रित करने के लिए प्रेरणा। केंद्रित करने के लिए प्रेरणा। देखिए भाव केंद्रित करने के लिए प्रेरणा, यहाँ पे क्या है कि भाव केंद्रित करने के लिए, जैसे आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं या कोई चित्र के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं या जो है ग्लोब के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप अगर मटेरियल एड्स है, आपके पास सहायक सामग्री है, तो उसका प्रयोग आप करेंगे। भाव केंद्रित करने के लिए प्रेरणा कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको चाक के बारे में पढ़ाना, चाक के बारे में, अब भाव केंद्रित कैसे करेंगे। भाव केंद्रित का मतलब यह है कि इस चाक को एक हाथ में पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से यहाँ इंगित करेंगे। ठीक है, ये जैसे हम कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ग्लोब हम दिखाते हैं, ग्लोब, तो ग्लोब में सारे बच्चों का जो ध्यान है यहाँ ग्लोब पर फोकस करेंगे। जब बच्चे जो है देखेंगे ग्लोब को, तभी हम जो है उसको, उनके भाव को केंद्रित कर पाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ जैसे अब हमने बताया कि खड़िया ये जो चाक है, हमने बताया कि ये है, देखिए ये ऐसी चाक है बच्चों, ये देखो ये ऐसी चाक है कि इससे जो है हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है। या फूल के बारे में बता रहे हैं, फूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्लावर, तो फूल को आप दिखा करके उसके पत्तियों, पौधों या जो भी उसके परागण क्रिया कैसे होती है उसके बारे में आप पढ़ाइए। यानी कि आप अपने सहायक सामग्री के माध्यम से छात्रों का यहाँ पे भाव केंद्रित करने के लिए आप मटेरियल एड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद है शिक्षक छात्र, अगला घटक है शिक्षक छात्र। शिक्षक छात्र, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप में परिवर्तन, परस्पर क्रिया प्रारूप में परिवर्तन, प्रारूप में परिवर्तन। देखिए अगला घटक है शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप में परिवर्तन। यहाँ पे ये है कि इसका मतलब ये है कि कभी कभी जो शिक्षक होता है पढ़ाते समय या वैसे भी छात्र से प्रश्न को पूछता है, छात्र से प्रश्न पूछता है और छात्र जो है उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, और कभी कभी छात्र भी शिक्षक से प्रश्न पूछता है और शिक्षक भी उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो क्या है परस्पर क्रिया प्रारूप में परिवर्तन। यहाँ पे जो भी उत्तर प्राप्त किया जा रहा है वह उत्तर सही होना चाहिए, चाहे वो छात्र के द्वारा हो चाहे वो शिक्षक के द्वारा, ठीक है। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह प्रश्न जो है अगर शिक्षक पूछता है तो छात्र बताते हैं, छात्र पूछता है तो शिक्षक बताते हैं, ठीक है। ये भी आपका होना जरूरी है। और लास्ट घटक है उचित विराम का प्रयोग। छठवां घटक है उचित विराम का प्रयोग, विराम का प्रयोग, उचित विराम का प्रयोग। देखिए उचित विराम, विराम का मतलब है रुकना नहीं है आपको, ठीक है। विराम का मतलब ये है कि जैसे आप लगातार आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक है लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे हैं तो छात्र को पकड़ने में समस्या होती है। जहाँ जैसी आपकी व्याख्या हो वहाँ पे 2-4 सेकंड का, आधा मिनट का आप विराम ले लीजिए। विराम लेने से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा। विराम लेने का मतलब ये नहीं कक्षा में बैठ करके आराम से सो जाइए, ऐसा नहीं है। हल्का विराम है, ठीक है, हल्का विराम है। विराम से मतलब ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा एक नई ताजगी आ जाएगी और जो भी कुछ है अगर टीचर बोल रहा है तो आ जाएगा, और जो छात्र हैं वो उनकी कैचिंग पावर जो है बराबर बनी रहेगी और लगातार सुनते सुनते वह सोना शुरू कर देंगे, कंठस्थ करते करते वो सो जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे उचित विराम का प्रयोग, जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय अगर वो विराम लेना है तो विराम आपका आधा मिनट, 1 मिनट का या कुछ सेकेंड का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि विराम लेकर के बैठ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शिक्षक जो है व्याख्यान कर रहा है, व्याख्यान करने के बाद वह किसी छात्र से प्रश्न पूछ लिया, जब प्रश्न पूछ लिया तो आधा मिनट, 1 मिनट आपका चला जाता है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, जो छात्र बैठे हैं उसको भी आराम मिल जाता है, और फिर आगे वो जो छात्र हैं वह रुचि लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपका उचित विराम का प्रयोग, यानी कि आपको नॉन स्टॉप बोलना नहीं है। जहाँ जैसी स्थिति आती है व्याख्यान करते समय हल्का 2-4 सेकंड या आधा मिनट का विराम लेना है, ठीक है। तो ये आपके कौशल के घटक थे। उसके बाद है उद्देश्य। इसके उद्देश्य भी देख लीजिए। कौशल के उद्देश्य, कौशल के
उद्देश्य। देखिए, पहला उद्देश्य ये है कि विषय वस्तु पर छात्रों का ध्यान, विषय वस्तु पर छात्रों का ध्यान केंद्रित रखने की कुशलता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य ये है कि कक्षा शिक्षण में, जब आप कक्षा शिक्षण करेंगे तो कक्षा शिक्षण में विभिन्न इंद्रियों की समन्वित प्रयोग में दक्षता प्रदान करना। जो आपकी इंद्रियां हैं वह सभी इंद्रियों का प्रयोग आप कहाँ कैसे करेंगे उसकी दक्षता विकसित करना छात्राध्यापकों में। अगला ये है कि छात्रों की रुचि प्रारंभ से अंत तक बनाए रखने की कुशलता विकसित करना। यानी कि जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग करते समय बीच बीच में छात्रों को उदाहरण के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से या प्रश्न पूछ करके उनको थोड़ा सा एक्टिव रखना है ताकि वह जो है उसमें रुचि ले सके। तो 3 उद्देश्य हैं आपके कौशल के। पहला उद्देश्य है विषय वस्तु पर छात्रों का ध्यान केंद्रित करने की योग्यता विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है कक्षा शिक्षण में विभिन्न इंद्रियों की समन्वित प्रयोग से दक्षता प्रदान करना। और तीसरा उद्देश्य है कि छात्रों की रुचि प्रारंभ से अंत तक बनाए रखने की कुशलता विकसित करना। यानी कि व्याख्यान करते समय बीच बीच में आपको दोहा है, मुहावरा है, लोकोक्ति है या अन्य कोई बात है, उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए उनका प्रयोग करना। तो इस प्रकार से यह आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल था और यह आपका पूरा हुआ।